ओके 1 2 3। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन भारतीय संविधान के अंदर विशेष प्रावधानों की बात करेंगे। मैं आपसे ये क्यों बात करना चाह रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया गया और जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था वहां से 370 हटा दी गई। ऐसे 370 का जैसे जम्मू कश्मीर में विशेष प्रावधान था, वैसे के वैसे हिंदुस्तान के बाहर 11 राज्यों में और विशेष प्रावधान है। हम उन प्रावधानों में से एक आज पूर्वोत्तर स्टेट, 7 सिस्टर स्टेट जिनको कहा जाता है, उन स्टेट में एक स्टेट है नागालैंड। उसकी आज बात करेंगे कि नागालैंड में विशेष प्रावधान 371(a) के तहत क्या है। परंतु ये बात करने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि नागालैंड की ज्योग्राफिकल स्थिति क्या है, नागालैंड में विशेष प्रावधान क्यों करने पड़े और नागालैंड की खास बातें क्या है। आप सब जानते हैं कि पूर्वोत्तर स्टेट जो हैं उसमें नागालैंड एक छोटा सा जनजातीय स्टेट है जिसमें 16 जनजातियां रहती है। ये 16 जनजातियां केवल नागालैंड में नहीं रहती, बल्कि नागालैंड के ऊपरी क्षेत्र के अंदर अरुणाचल प्रदेश में भी रहती है, मणिपुर में भी रहती है, असम में भी रहती है, और इसके साथ इनकी वास्तविक उत्पत्ति जो मानी जाती है वो म्यांमार मानी जाती है, बर्मा मानी जाती है। यानी नागा जो एरिया है, ये पूरा एरिया नागालैंड कहलाता है या ग्रेटर नागालैंड के नाम से जाना जाता है, जिसमें आजकल जो आंदोलन चल रहा है नागा गुटों के द्वारा, वो ये चाह रहे हैं कि ग्रेटर नागालैंड का निर्माण किया जाए, अर्थात अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में और जो असम में और म्यांमार में जो जातियां रहती है, इन समूह पूरे के पूरे क्षेत्र को मिलाकर एक क्षेत्र बनाया जाए जिसको नागालिम कहते हैं। वो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुई। नागालैंड दुनिया की सबसे पुरानी इंसर्जेंसी जो हैं, उपद्रव जो हैं, वो नागालैंड में पनपा। क्यों पनपा, इसके कारण क्या रहे। विद्यार्थियों, 1826 के अंदर अंग्रेजों ने असम पर अधिकार किया और असम के मैदानी भाग के बाद में वो पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ बढ़े और उन्होंने जनजातीय क्षेत्र जो नागा हिल क्षेत्र था वहां पर उन्होंने अधिकार कर लिया। 1881 के आते आते नागा हिल क्षेत्र जो था वो अंग्रेजों के अधीन आ गया और जब नागा क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन चला गया तो वहां पर नागा समूहों ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। ये अलग अलग समूहों में बंटे हुए थे, अलग अलग जातियों में बंटे हुए थे, ट्राइब्स अलग अलग हैं, उनकी अलग अलग संस्कृति है, मगर कुछ समानताएं हैं। इन जातियों ने 20वीं सदी के प्रारंभ में, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में, जो वहां की लेबर कॉर्प्स थी जो फ्रांस में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रही थी अंग्रेजों की तरफ से, उनके नेता जब वापस आए तो उन्होंने नागालैंड के अंदर एक कोहिमा में एक नागा क्लब की स्थापना की। नागा क्लब पहला पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था जहां पर नागा ट्राइब्स के लोग एकत्रित होकर एक जगह बैठकर बातचीत करते थे, एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे को बात कहते थे। 1918 के बाद में, यह हम अंग्रेजों के टाइम की बात कर रहा हूं मैं आपसे, 1918 के बाद जब 1927 में हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए, एक संवैधानिक सुधार के लिए, 1919 के अधिनियम में सुधार के लिए एक कमीशन का गठन किया गया जिसको हम साइमन कमीशन कहते हैं। जब हिंदुस्तान साइमन कमीशन आया तो उनसे अलग अलग संप्रदायों के लोग, क्षेत्रों के लोग उनसे मिले, अपनी प्रॉब्लम्स को कही, और उसमें एक नागालैंड भी था। नागा जातियों का जो नागा क्लब के प्रतिनिधि थे वो भी साइमन से मिले और उन्होंने ये कहा कि हमको असम से अलग एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र में विशेष स्वायत्ता प्रदान की जाए, क्योंकि हमारे अलग रीति रिवाज है, हमारी अलग संस्कृति है, हमारी अलग परंपराएं हैं और हमें स्वायत्ता प्रदान की जाए। इस साइमन कमीशन के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर ब्रिटेन के अंदर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई
और उनके आधार पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया। हम कभी और संवैधानिक सुधारों में बात करेंगे तब करेंगे। और उन संवैधानिक सुधारों में सबसे बड़ा सुधार था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर नागा हिल्स जो एरिया था उसको बाह्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया। बाह्य क्षेत्र का मतलब यह हुआ कि वहां अंग्रेजी प्रशासक रहेगा, मगर उनके अंग्रेजी लोगों जो वहां के नागा लोग हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनको अपने हिसाब से वहां व्यवस्था चलाने का, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का अधिकार होगा। यानी अंग्रेज उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यह तय कर दिया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1935 के बाद में 1945 के अंदर वहां पर नागा हिल्स काउंसिल बनाई गई और नागा हिल्स काउंसिल के मुखिया बने CR पावसे। और पावसे के प्रयासों से वीजो के नेतृत्व में वहां पर 1946 के अंदर एक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया, जिसको हम नागा नेशनल काउंसिल के नाम से जानते हैं, NNC के नाम से जानते हैं। नागा नेशनल काउंसिल एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था नागाओं का पूरी तरीके से। फिजो इसके पहले प्रेसिडेंट बने, मुखिया बने। और फिजो की मूल बात यह थी, मूल मांग यह थी कि नागा एक संप्रभु राज्य है और इसकी संप्रभुता का ख्याल रखा जाए। नागा का पूरा प्रशासन, यहां की व्यवस्थाएं नागा रीति रिवाज और परंपराओं के हिसाब से चलनी चाहिए, जिसको हिजाबो बोलते हैं, उसके हिसाब से चलनी चाहिए। यह बात तय हुई। अंग्रेजों का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था। उसके बाद 3 जून 1947 को एक बहुत बड़ा प्रस्ताव माने, या भारत के विभाजन का प्रस्ताव कहते हैं, माउंटबेटन प्रस्ताव कहते हैं। माउंटबेटन प्रस्ताव हिंदुस्तान में आया और माउंटबेटन प्रस्ताव में यह प्रावधान था कि जो पूर्व उत्तर जनजातियां हैं, उन जातियों को यह अधिकार होगा कि वो रियासतों की तरह अपने निर्णय ले सकेगी। यानी वो जनजातियां यदि चाहती है कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं तो भारत के साथ मिलें, और वो जनजातियां ये चाह रही है कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाह रहे हैं तो वो पाकिस्तान के साथ मिलें, और वो चाह रही है कि हम स्वायत्त रहें तो वो स्वायत्त रहें। यानी रियासतों की तरह उन्हें अधिकार दिया गया। NNC ने यह फैसला किया, नागा नेशनल काउंसिल ने यह फैसला किया, यानी फिजो ने यह फैसला किया कि नागा एक ट्राइब जो एरिया है ये पूरी तरीके से स्वायत्त होगा। और विद्यार्थियों 14 अगस्त 1947 को NNC ने नागालैंड को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया और उनकी एक रिपोर्ट UNO को भेज दी कि नागालैंड एक स्वतंत्र राज्य है। हिंदुस्तान के अंदर गदर चल रहा था और उसी गदर के अंदर इन जनजातियों की मांगें दब गई, या ये समझें कि ध्यान नहीं दिया गया, न भारत सरकार द्वारा दिया गया न अन्य किसी द्वारा दिया गया, और नागालैंड में ये लोग अपना काम करते रहे। फिजो वहां के प्रेसिडेंट बन गए। 1950 के अंदर जब फिजो वहां प्रेसिडेंट बन गए, इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन गए, निर्वाचन हुआ और निर्वाचन के अंदर जनजातियों द्वारा, वहां की 16 जनजातियों द्वारा उन्हें अपना नेता बना दिया गया। और जब वो नेता बन गए प्रतिनिधियों द्वारा, खास बात यह थी कि NNC की मेंबरशिप पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक थी। NNC की मेंबरशिप प्रति 1000 पर एक प्रतिनिधि NNC में होता था और उसकी मेंबरशिप लेने के लिए 2 रुपए मेंबरशिप फीस होती थी। यानी एक प्रकार का कंप्लीटली पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन था। भारत सरकार के सामने फिजो ने यह मांग रखी कि हम कभी भी भारत के अधीन नहीं रहे, अंग्रेजी सरकार के अधीन थे, और अंग्रेजों ने हमें स्वायत्ता दी है और आप हमारी संप्रभुता को कायम करें, इसको हमारे को स्वायत्ता दी जाए। स्टार्ट में ये स्वायत्ता की मांग थी, धीरे धीरे ये संप्रभुता में बदल गई, बात अलग है। 1951 के अंदर नागालैंड के अंदर प्लेबिसाइट हुआ। प्लेबिसाइट का मतलब होता है किसी विवादास्पद मामले पर जनता की राय शुमारी लेना, जनता से जानना कि वो क्या करना चाहती है। नागालैंड के अंदर प्लेबिसाइट हुआ और प्लेबिसाइट में नागालैंड की 99.9% पॉपुलेशन ने यह डिसाइड किया कि हम स्वतंत्र रहना चाह रहे हैं, स्वायत्त रहना चाह रहे हैं, हम अलग संप्रभु रहना चाहते हैं, हम भारत के साथ नहीं मिलना चाहते। भारत सरकार ने इस प्लेबिसाइट को अवैध घोषित कर दिया और मना कर दिया कि वहां उस प्रकार का किसी प्रकार का प्लेबिसाइट को भारत सरकार मान्यता नहीं देती है। फिजो ने अपना नेतृत्व धीरे धीरे आगे बढ़ाते गए
और विद्यार्थियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1956 के अंदर जाते जाते फिजो ने वहां पर एक गवर्नमेंट घोषित कर दी, अपनी सरकार बना दी, जिसको नागा सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता था स्टार्ट में, और उसे 1959 में फेडरल गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड के नाम से जाना जाने लगा। जब 1956 के अंदर वहां सरकार बना दी, इंसर्जेंसी बढ़ी, लोगों का भारत सरकार के विरुद्ध उपद्रव बढ़ा, आतंकवादी गतिविधियां चलाने लगे, अलगाववादी गतिविधियां चलने लगी, कई ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आ गए, तो भारत सरकार ने 1956 के अंदर वहां पर मिलिट्री को भेज दिया। नागालैंड के लोगों के सामने जब भारतीय मिलिट्री वहां गई तो फिजो वहां से भाग गए, और वहां से भागकर पूर्वी पाकिस्तान, यानी वर्तमान में जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, वहां चले गए, और 1960 के बाद वो लंदन चले गए, और आप जानते हैं 1991 के अंदर इनकी डेथ हो गई। यानी अभी फिजो जिंदा नहीं है, मगर फिजो फादर ऑफ नागालैंड कहलाते हैं। 1956 के अंदर जब वहां पर भारत की सेना गई तो भारत की सेना को एक विशेष युद्ध का सामना करना पड़ा, जो गुरिल्ला युद्ध था। और गुरिल्ला युद्ध में भारतीय सेना का सीधा मुकाबला नागाओं का होना लगातार लंबे युद्ध को जन्म दिया, और अंततः भारत सरकार को वहां के लिए एक विशेष कानून लाना पड़ा, जिसे हम अब सपा कहते हैं, या हम कहते हैं आर्मर्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। ये 1958 11 सितंबर 1958 को भारतीय पार्लियामेंट द्वारा, हमारे पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया एक कानून था 58 के अंदर, और इसके तहत वहां की सेना को विशेष अधिकार दिया गया। मैं आपको एक बात बता दूं, अबसपा कोई ऐसा नहीं है, हमने अबसपा हाल ही में नागालैंड में सुना है, मणिपुर में सुना है, मिजोरम के अंदर, मेघालय के अंदर, मेघालय में अबसपा अभी खत्म कर दिया गया, मगर अबसपा स्पेशल पावर एक्ट जो आर्मर्ड फोर्सेज का है, इसमें होता ही है कि आर्मर्ड फोर्सेज जो वहां पर हैं, हमारी सेना है, उनको पुलिस के पावर मिल जाते हैं। जनरल भाषा में कहे तो यह है कि वो पुलिस के पावर मिल जाते हैं, यानी मिलिट्री किसी भी व्यक्ति के सर्च कर सकती है, पूछताछ कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है, यानी गोली चलाने तक का उनके पास राइट होता है। ये राइट उनको उस समय जब अबसपा लागू होता है तो वहां सब सेना को मिल जाता है, और नागालैंड के अंदर हमारी मिलिट्री को यह पावर दे दिया गया। जब वहां पावर दे दिया गया तो एनएनसी ने और आंदोलन तेज कर दिया। अंततः भारत सरकार ने जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों को नागालैंड भेजा, और नागालैंड भेजने के बाद में वहां पर एक पीस प्रोसेस शुरू किया गया, शांति स्थापित करने की कोशिश की गई, और इसमें भारत सरकार सफल भी रही। 1960 तक जाते जाते एक प्रकार शांति स्थापित करने की कोशिश हुई, और यह कहा गया कि हम नागालैंड को एक अलग स्वायत्ता दे देंगे, अलग स्थिति प्रदान करेंगे, और हमने नागालैंड को यूटी बना दिया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, स्वायत्त क्षेत्र बना दिया, एक प्रकार की हमने केंद्र शासित प्रदेश की विशेष स्थिति उसको दे दी गई। नागा लोग खुश नहीं हुए, और अंततः भारत सरकार को 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य बनाना पड़ा, और यह भारत का 16वां राज्य बन गया। नागालैंड जब 16वां राज्य बना तो नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान किए गए। हमारे भारत के संविधान के अंदर जो भाग 21 है, जो आर्टिकल 369 से लगाकर 392 तक है, इसके अंदर कुछ प्रावधान हैं जो संक्रमणकालीन है, अस्थायी है। संक्रमणकालीन और अस्थायी प्रावधान, इस भाग का नाम यह था, संक्रमणकालीन और अस्थायी प्रावधान थे। इसके तहत 371A यानी भाग 21 के अंदर जो अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान थे, उसके अंदर हमने आर्टिकल 371A जोड़ते हुए हमें नागालैंड का विशेष प्रावधान हमने किए। परंतु नागाओं ने यह बात की कि आप 371A जोड़ रहे हैं, यह तो एक अस्थायी है और संक्रमणशील प्रावधान है। इसका मतलब यह हुआ कि यह तो आप कभी भी हटा सकते हैं, यह प्रावधान स्थायी नहीं है। तब भारत सरकार ने, हमारे पार्लियामेंट ने जो संविधान संशोधन के द्वारा इस भाग का नाम बदला, वो किया गया अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन नाम किया। और हमने कहा हम ये प्रावधान नागालैंड से नहीं हटाएंगे, आपको विशेष अधिकार देते हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि साहब इसका क्या महत्व है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें 3 आर्टिकल हैं, 371A का 1, A का 2 और A का 3।
सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो ये आर्टिकल है। इसके अंदर ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, मैं लास्ट में बात करूंगा। इसके अंदर एक खास बात यह कही गई है कि नागा लोग जो हैं, नागालैंड के अंदर कोई भी कानून पार्लियामेंट यदि बनाती है तो वो कानून नागालैंड में तभी तक लागू नहीं, जब तक लागू नहीं होंगे जब तक वहां की विधानसभा स्वीकृति प्रदान नहीं कर दे। यानी वहां की विधानसभा की स्वीकृति के बिना नागालैंड के अंदर लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, लैंड ऑनरशिप से रिलेटेड, वहां के सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार से संबंधित, वहां सिविल एंड क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड यह कानून कोई भी नागालैंड में लागू नहीं होगा जब तक नागालैंड की विधानसभा उसे स्वीकृति प्रदान नहीं कर दे। अर्थात वहां पर जो क्रिमिनल सिविल प्रोसेस चलेगा, लैंड्स रिफॉर्म से रिलेटेड प्रोसेस चलेगा, वहां का जो सांस्कृतिक सामाजिक जो स्ट्रक्चर है वो चलेगा, वो नागालैंड के कानूनों के तहत चलेगा। यह विशेष प्रावधान हमने वहां कर दिया और यह प्रावधान आगे मैं आपसे बात करूंगा। आप जानते हैं कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया, वहां महिलाओं के रिजर्वेशन की बात कही, तो यही 371A 243T से टकरा गया। ये कैसे टकराया मैं आपसे आगे बात जब करेंगे, जब इसकी बात करेंगे, पर थोड़ी सी मैं आपसे इससे रिलेटेड आगे बात कर दूं कि ये प्रावधान करने के बाद में विद्यार्थियों 1964 तक नागालैंड की स्थिति कंट्रोल में रही और उसके बाद में 1975 के अंदर हमने वहां पर शिलोंग अकॉर्ड हुआ, समझौता हुआ और उस 16 पॉइंट समझौते के तहत हमने नागा ग्रुपों के साथ कुछ तय किया कि हम आपको स्वायत्ता संप्रभुता की रक्षा की जाएगी, आपका ध्यान ख्याल रखा जाएगा, आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा, इंडस्ट्री डेवलपमेंट की जाएगी। और 1980 में जाते जाते एनएनसी से एक असंतुष्ट ग्रुप अलग हो गया और जिसको हम NSCN कहते हैं। हम NSCN और NSCN इशाक मुयुवा, NSCN खाफलांग, NSCN KK, NSCN यूनाइटेड, NSCN आर ये क्या है इसकी भी हम आगे बात करेंगे। आज हम इतने क्या कितना हो गया।